दोस्तों, क्लाइमेट चेंज यानी कि क्लाइमेट का बदलना एक सीरियस इशू है जिसका इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे कई रीजंस हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज से लेकर नेचुरल प्रोसेस तक कुछ भी हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कॉजेस को डिटेल से समझेंगे और इससे बचने के तरीके भी हम समझेंगे ताकि आने वाले टाइम में इसको कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर और इसके क्या रीज़न हो सकते हैं और अब हम अपनी डेली लाइफ में क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे इसको कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, यहाँ क्लाइमेट चेंज का जो मतलब है लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर और वेदर कंडीशन जो अर्थ की क्लाइमेट सिस्टम को इफेक्ट करती हैं। ये चेंजेस नेचुरल प्रोसेस से भी हो सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ग्लोबल स्केल पे बहुत होता है और इससे इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटीज पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स पड़ते हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉडर टर्म है जो ग्लोबल वार्मिंग के अलावा वेदर पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म चेंजेस, प्रेसिपिशंस और क्लाइमेट सिस्टम को भी कवर करता है। ये चेंजेस पॉजिटिव जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ना या नेगेटिव जैसे कि कूलिंग होना हो सकते हैं। अब हम जानेंगे क्लाइमेट चेंज के रीजंस क्या हैं। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के मेनली 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और हीट वेव्स और एक्सट्रीम वेदर में भी बहुत तेज़ी से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला रीज़न है दोस्तों ह्यूमन एक्टिविटीज़। इसमें दोस्तों ग्रीन हाउसेस गैसेस का बढ़ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस और ट्रांसपोर्टेशन शामिल है। और दूसरा रीज़न है नेचुरल कॉसेस जैसे कि वोल्केनो इरप्शंस, सोलर वेरिएबिलिटी, ओशन करंट्स और नेचुरल कार्बन साइकिल्स। तीसरा रीज़न है दोस्तों फीडबैक मैकेनिज्म जिसके अंडर आता है मेल्टिंग आइस और परमाफ्रॉस्ट थॉइंग। चौथा रीज़न है इसका उर्बनाइजेशन जिसके अंदर हीट आइसलैंड्स आते हैं। पांचवा रीज़न है ह्यूमन बिहेवियर एंड कंजप्शंस और जिसके अंडर आता है एक्सेसिव रिसोर्स यूज़, जैसे कि हम लोग जो है बहुत से रिसोर्सेज जो है हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके अंडर ये चीज़ें आती हैं। चलिए दोस्तों, इन सब रीजंस को हम डिटेल में समझते हैं। पहला रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीन हाउसेस गैसेस का बढ़ना सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, ग्रीन हाउसेस गैसेस का बढ़ना जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप करती हैं और ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाती हैं और ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस की बर्निंग से रिलीज होती हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज का वेस्टेज और उनसे निकलता हुआ धुआं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इंडस्ट्रीज जैसे कि सीमेंट, स्टील और केमिकल फैक्ट्रीज ज़्यादा ग्रीन हाउसेस गैसेस एमिट करती हैं। इनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी एनर्जी इंटेंसिव होता है जो इन्वायरमेंट पे बर्डन डालता है। तीसरा जो इसके अंदर पॉइंट आता है डिफॉरेस्टेशन, जैसे कि आप समझ सकते हैं इससे कि जंगलों का कटना या डिफॉरेस्टेशन से ये भी प्रॉब्लम बड़ी होती है। दोस्तों, जो पेड़ होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और यही पेड़ जब हम इंसान काटते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और चौथा पॉइंट इसके अंदर जो आता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे कि एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट करता है। स्पेशली लाइफ स्टॉक फार्मिंग, काउज और अदर एनिमल्स से मीथेन रिलीज होती है जो एक इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। ऑल्सो फर्टिलाइजर से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है। और पांचवा इसके अंदर पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि कार्स, ट्रक्स, प्लेन्स और शिप्स की ट्रांसपोर्टेशन से भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज होती है। फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी ट्रांसपोर्टेशन को मेजर कंट्रीब्यूटर बनाता है। और दोस्तों, दूसरा रीजन है नेचुरल कॉजेस जिसके अंडर जो है वोल्केनिक इरप्शंस आता है। वोल्केनिक इरप्शन से लार्ज अमाउंट ऑफ ऐश और गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं जो टेम्परेरीली क्लाइमेट को कूल कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट इतना सीवियर नहीं होता जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ का होता है। और दूसरा पॉइंट है इसका सोलर वेरिएबिलिटी। सन की एनर्जी और उसकी इंटेंसिटी भी क्लाइमेट को इफेक्ट करती है। सोलर साइकिल्स के थ्रू सोलर रेडिएशंस में चेंजेस होते हैं जो शॉर्ट टर्म क्लाइमेट फ्लक्चुएशंस को कॉज कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसके अंडर ओशन करंट्स। ओशन करंट्स भी ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। अगर ओशन करंट्स में चेंजेस आते हैं तो इसका इम्पैक्ट वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स पे पड़ता है। और इसका चौथा पॉइंट है नेचुरल कार्बन साइकिल। अर्थ का कार्बन साइकिल भी क्लाइमेट चेंज को इन्फ्लुएंस करता है। कार्बन सिंक्स जैसे ओशन और फॉरेस्ट और कार्बन सोर्स के बीच का बैलेंस भी क्लाइमेट पे इम्पैक्ट डालता है। और तीसरा रीजन है दोस्तों फीडबैक मैकेनिज्म। इसका पहला पॉइंट है मेल्टिंग आइस। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि अंटार्कटिका की जो आइस जो है मेल्ट हो रही है और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है सी लेवल्स पे बढ़ रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिका की आइस जो है जब मेल्ट होती है तो सी लेवल बढ़ जाता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से एल्बिडो इफेक्ट रिड्यूस हो रहा है जो और भी वार्मिंग को एक्सेलरेट करता है।
और दूसरा इसका पॉइंट है परमाफ्रॉस्ट थॉइंग। परमाफ्रॉस्ट के थॉइंग से दोस्तों ट्रैप्ड मीथेन रिलीज होती है जो ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट को और बढ़ाती है। और चौथा रीजन है इसका उर्बनाइजेशन, जिसमें एक पॉइंट शामिल है हीट आइसलैंड्स। दोस्तों अर्बन एरियाज में कंक्रीट और बिल्डिंग्स के जरिए हीट आइसलैंड बनते हैं जहां टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है। ये लोकल क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं और एनर्जी कंजप्शन को बढ़ाते हैं। और इसका पांचवा रीज़न है ह्यूमन बिहेवियर एंड कंजप्शंस, जिसमें एक्सेसिव रिसोर्स का यूज़ होना शामिल है, लाइक ओवर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर और मिनरल्स भी क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करते हैं। ज़्यादा कंजप्शन से दोस्तों इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। तो ये दोस्तों रीजन से क्लाइमेट चेंज किए जिनकी वजह से काफ़ी तेज़ी से क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हमें बहुत से ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। जैसा कि पहला एग्जांपल है 2023 में पाकिस्तान में आए बड़े फ्लड का, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मॉनसून के दौरान ज़्यादा बारिश के कारण रिवर और नदियाँ ओवरफ्लो हो गई। इस फ्लड से लाखों लोगों की जिंदगियाँ इफेक्ट हुई और उन लोगों के घर उजड़ गए और बहुत से लोग मर गए। और दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 2019-20 वाइल्ड फायर का। ये फायर इतना बड़ा था कि आज के दिन इसे ब्लैक समर के नाम से जाना जाता है। इसका भी दोस्तों रीजन मेन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ गई और वेजिटेशन ड्राई हो गई, जिसकी वजह से ये फायर्स इतने एक्सटेंसिव हो गए। और तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों हीट वेव्स। 2023 में यूरोप में आई गर्मी की लहर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेरिस और रोम जैसे शहरों में जहां नॉर्मल टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वहीं यह टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर चला गया था। वहां के लोगों को इतनी गर्मी की आदत नहीं थी और इसी एक्सट्रीम गर्मी की वजह से उन लोगों को बहुत से हेल्थ इश्यूज हुए और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से एनर्जी कंजप्शन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ। तो दोस्तों अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें आपस में लिंक कैसे करती हैं। तो इसका जवाब है, जब ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो वेदर पैटर्न्स भी शिफ्ट होते हैं। हम देख रहे हैं कि फ्लड्स और ड्रॉट्स के पैटर्न भी बदल रहे हैं। इससे एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज और बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि हम एक्चुअल में इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने ज़रूरी है। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिस अपनाएं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रेफर करना, जैसे कि सोलर पैनल का यूज़ करना और अपने घरेलू सामान को रिसाइकिल करना। आप अपने घर पे सोलर पैनल लगा सकते हैं एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए। दूसरा, वेस्ट रिडक्शन पर फोकस करना ज़रूरी है। रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग से हम लैंडफिल वेस्ट कम कर सकते हैं जो ग्रीन हाउसेज गैसेज रिलीज करती हैं। और तीसरा, लोकल लेवल पे एक्शन लेना ज़रूरी है। अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करना और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत अभियान जैसी और भी एक्टिविटीज़ को हमें बढ़ावा देना होगा ताकि वेस्टेज और कचरे को हम कम कर सकें। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर एक सीरियस इशू है, लेकिन अगर हम कलेक्टिवली एक्शन लें तो हम इसको सुधार सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए, और अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।